अभी तक हम पढ़ चुके थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 टाइप्स के बारे में। अब अपना नेक्स्ट चलेगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होती क्या है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट Cooperative marketing society consists to many producers who find it difficult to sell their production at profit. सेल, ठीक है ना। देखो ये जो मार्केटिंग सोसाइटी है ये उस तरह के प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है जो छोटे प्रोड्यूसर हैं और अपने जो प्रोडक्शन है उसको सेल करने में कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं, ताकि और उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो माल तो प्रोड्यूस कर लेते हैं पर उनको प्रॉब्लम आती है कि वो अपने माल को किस मार्केट में कैसे बेचें जिससे उनको प्रॉफिट हो। तो इस तरह के जो प्रोड्यूसर होते हैं छोटे छोटे, उन प्रोड्यूसर्स के लिए ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। सच ए सोसाइटी हेल्प टू इम्प्रूव द bargaining power and comparative position of its member. It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading, etc. The profit and the sale proceeds are distributed among the members according to their respective share in the common sale pool. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कुछ प्रोड्यूसर जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको मार्केट अवेलेबल नहीं होता अपने सामान को बेचने के लिए, तो वो लोग मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। सभी लोग अपना अपना सामान इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा बेचते हैं उसको, ठीक है। इससे क्या होता है, इनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है, इनका माल के लिए बड़ा मार्केट मिल जाता है, अच्छे दामों पे इनका क्या होता है, प्राइसेस पे इनका गुड्स सेल हो जाता है, जिससे इनको अच्छे प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। जो होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कुछ लोग मिलके इकट्ठा होकर अपने सामान को बेचते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का? फर्स्ट, टू एंश्योर ए स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। तो इनको क्या करना, इसका सबसे पहला जो मोटिव है, हम इनके जो मेंबर्स होंगे, इनके मेंबर्स का जो आउटपुट होगा, मतलब प्रोडक्शन जो उन्होंने माल बनाया है, उस प्रोडक्शन के लिए एक रेगुलर और फेवरेबल मार्केट प्रोवाइड कराना। तो वो बिजनेस का सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम आती है कि क्या बिजनेस करें। सेकंड नंबर की प्रॉब्लम आती है कब बिजनेस करें। थर्ड नंबर की प्रॉब्लम आती है कहाँ पे बिजनेस करें। चौथे नंबर की प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोडक्शन हम करेंगे उसको कहाँ पे और कितने दाम पे सेल करें। इसके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे बिजनेस की। उसमें से एक प्रॉब्लम होती है सेल की प्रॉब्लम, कि हमने माल तो बना लिया, गुड्स प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, अब उसको हम सेल कैसे करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल की प्रॉब्लम। तो इस सेल की प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कुछ लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, अपना सामान जितना भी प्रोडक्शन है उसको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके अच्छे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, जिससे इनको क्या होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है, एक रेगुलर और फेवरेबल मार्केट प्रोवाइड कराना अपने मेंबर्स को, ताकि उनका आउटपुट जो है सेल आउट हो सके। सेकंड, टू एंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट। जो आउटपुट सेल किया जाएगा उसका बेस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लगे लोगों को ना वो कम लगे। थर्ड, टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा विच इंडिविजुअली कैन नॉट बी एफोर्ड द मेंबर। देखो जब छोटे लेवल का हम प्रोडक्शन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, वेयर हाउसिंग के खर्चे, पैकेजिंग के खर्चे, इनको ये अकेला एक छोटा प्रोड्यूसर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसको अफोर्ड करने की तो इस तरह की फैसिलिटी ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड कराती है, ताकि इनके जो मेंबर्स हैं उन सभी में ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो खर्चा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा खर्चा होने की वजह से सभी लोग इसको आराम से अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। टू एंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिस इन वेटिंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग। क्या होना चाहिए, ईमानदारी से बिजनेस प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, ऑनेस्टली होनी चाहिए वेट में,
मेजरमेंट में और अकाउंटिंग में। बेईमानी नहीं होनी चाहिए व्यापार में। इसका सबसे दूसरा चौथे नंबर का जो मेन मोटिव है कि जो बिजनेस रन किया जाएगा वो ईमानदारी से किया जाएगा, ना तो वेट में कोई बेईमानी होगी, ना पैकेजिंग में कोई बेईमानी होगी, ना मेजरमेंट में कोई बेईमानी होगी, ना अकाउंटिंग में कोई बेईमानी। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर। ये क्या करेंगे, मिडिल मैन को जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाते हैं उसका एक मेन मोटिव होता है मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देंगे और डायरेक्ट डीलिंग करेंगे कस्टमर के साथ, जिससे हमारा प्रोडक्ट कैसा बिकेगा, सस्ता बिकेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इट कंसिस्ट ऑफ पीपुल विद लिमिटेड मीन्स who find it difficulty to arrange credit and loan. This society provide financial assistance to the members and promote habit of saving among of members. देखो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कुछ लोग मिलकर फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड को प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसको नीड होती है उसको लोन के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी सोसाइटी होती है लोन के रूप में ये प्रोवाइड करा दिया जाता है। इस तरह की सोसाइटी छोटा छोटा फंड इकट्ठा करके एक बड़ा फंड बनाती है और जिसको भी आवश्यकता होती है उसको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करा दी जाती है। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर एंड डिपॉजिट मेड बाय मेंबर एंड आउटसाइडर। दिस फंड आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन टू नीडी मेंबर्स टू सेव टू इजी टर्म्स। ठीक है, द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड by farmers is known as rural credit cooperative. Credit cooperative formed in urban area are known as urban banks. इसको आप याद रखेंगे कि जो फार्मर्स गांव में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं उनको हम बोलते हैं रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और जो शहरी क्षेत्रों में बनाई जाती है, अर्बन एरियाज़ में बनाई जाती है, उनको बोलते हैं अर्बन बैंक। द मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर। इसके मेन मोटिव क्या है, देखो आपको रटना कुछ नहीं है, आप बस समझ लो। एग्जाम क्वेश्चन जो आएगा उस केस स्टडी में कुछ कंटेंट डाल देगा, अब फिर वो पूछेगा कि बताइए ये सोसाइटी किस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आपको डेफिनेशन रटने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप बस समझ लो कि इस डेफिनेशन में इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये करती क्या है, और जब केस स्टडी आए तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। तो इस तरह का जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो मनी लेंडर, जो उधार देने वाले साहूकार जो लोग होते हैं, उन साहूकार लोगों के शोषण से बचाना। गांव में क्या होता है, बहुत हैवी रेट पर लोगों को क्या दिया जाता है, साहूकार लोग हैवी रेट पर लोन देते हैं गलत टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करने के बाद जिसको आवश्यकता होती है उसको कम इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा दे दिया जाता है ईजी टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो उससे उसका काम चल जाता है पैसे का, और उसको साहूकार के पास जाने की या मनी लेंडर्स के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। सेकेंड इसका होता है टू एंश्योर लोन ऑन ईजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया आपको सेकंड, एक तो उससे शोषण से बचाना। शोषण से कैसे बचेगा, एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचेगा, कि हम अपने मेंबर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर इजी टर्म्स कंडीशंस में लोन प्रोवाइड करा देंगे। थर्ड नंबर पे आता है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग एमंग द मेंबर्स। मेंबर्स के बीच सेविंग की हैबिट को डेवलप करना। अब मेंबर्स क्या करते हैं, उनके पास जो सेविंग होती है उसको सोसाइटी में जमा करा देते हैं। सोसाइटी उस पैसे को इकट्ठा करके लोगों को इंटरेस्ट पे दे देती है, कम इंटरेस्ट रेट पे देती है, तो लोगों का क्या होता है, पैसा भी सेविंग होने लग जाता है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये फार्मिंग सोसाइटी क्या होती है, These consist of small farmers who join together to avail the benefit of large scale machinized farming। छोटे छोटे किसान मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं और सभी मिलकर एक मशीन खरीद लेते हैं और उस मशीन के थ्रू अपनी सारी फार्मिंग करते हैं। तो एक छोटा किसान बड़ी मशीन नहीं खरीद सकता, वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे किसान मिलकर एक बड़ी मशीन खरीद लेते हैं सभी लोग मिलकर, और उस मशीन से अपने खेतों का काम करते हैं। ये होता है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। खेतों को फार्मिंग करने के लिए कुछ छोटे छोटे किसान मिलके
जब अरेंजमेंट करते हैं मशीन का या संसाधनों का, तो वो सोसाइटी कहलाती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। सच सोसाइटीज आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया। सामान्यतः कहाँ पे पाई जाती है? विशेष रूप से इंडिया जैसे देश में, जहाँ टेक्नोलॉजी का भी विशेष रूप से लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अभाव है, यहाँ भी टेक्नोलॉजी है ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। वेयर एग्रीकल्चर सफर फ्रॉम एक्सेसिव सब डिवीजन एंड fermentation of land. The farming cooperative society is also known as agricultural cooperative. The main objective of farming cooperatives are, देखो इसका मेन मोटिव है कि छोटे छोटे किसान मिलके एक बड़ी सोसाइटी बना लेते हैं, और सोसाइटी क्या करती है? किसानों की फार्मिंग करने में हेल्प करती है, मशीनी फार्मिंग करने में हेल्प करती है। तो ये क्या कहलाती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट ऑफ मशीनाइज्ड फार्मिंग में हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स। सिंचाई की व्यवस्थाओं करने में, खाद बीज की व्यवस्था करने के लिए ये मॉडर्न करने और अदर मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड कराने में ये क्या करती है? हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी टू प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या करती है? इकोनॉमिकल एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये होती है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको इसका मोटिव सब पता लगना चाहिए। तो क्रेडिट में क्या होता है? कुछ लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को जिस मेंबर को जरूरत होती है कम इंटरेस्ट रेट पर उसको दे देते हैं। ये तो होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? कुछ छोटे छोटे किसान मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, मशीन परचेज करते हैं, या सभी लोग मिलकर खाद बीज मशीन या सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं, सभी लोग मिलकर उसका यूज करते हैं। ये होता है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब आएगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी बहुत चलन में, आपने सिटी में सुना होगा, उस सोसाइटी में घर ले लिया, उस सोसाइटी में घर ले लिया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के घर बना दिए जाते हैं, और जो उसका मेंबर बनता है उस मेंबर को वो घर दे दिया जाता है, जिससे रजिस्ट्री के खर्चे बच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, दीज सोसाइटीज आर फॉर्म्ड to provide residential accommodation to their members. This society purchase a big plot of land. एक सोसाइटी क्या बड़ा प्लॉट खरीदती है, construct flat on that, उस पर फ्लैट बनाती है, and sell this flat to its member, और members को वो फ्लैट सेल कर दिए जाते हैं on installation and easy terms, इंस्टॉलेशन पे, किस्तों पे और easy terms में। Some housing cooperative provide loan to their members for building house, और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज लोन भी प्रोवाइड कराती है, हम आपको लोन दे रहे हैं, आप हमारा मकान खरीदें इसके लिए, ठीक है। और बहुत चलन में ये चीज़ आज। दिस सोसाइटीज आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। सेकेंड, हेल्पिंग मेंबर टू परचेज हाउस एट लोअर कॉस्ट, अपने मेंबर्स को लोअर कॉस्ट पर मकान खरीदने की सुविधा प्रोवाइड कराना। प्रोवाइडिंग सिविक इनेमिटीज सच एज रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एक्सेट्रा, जो सामान्य मूलभूत सुविधाएं हैं शहर की किसी व्यक्ति के लिए, जैसे कि रोड्स हैं, पार्क्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्किंग्स हैं, इसकी सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। ये होता है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। 6 तरह की हमने सोसाइटी अब तक पढ़ी थी। फर्स्ट पढ़ी थी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी थी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड नंबर पे पढ़ी थी प्रोड्यूसर मार्केटिंग सोसाइटी, फोर्थ नंबर पे पढ़ी थी हमने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिर पढ़ी थी हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, और फिर अब पढ़ी लास्ट में हमने पढ़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बस आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है कि वास्तविकता में होते क्या है, बाकी आपको क्या आएगी केस स्टडी एग्जाम में आने वाली, ठीक है। केस स्टडी आपको पता केस स्टडी में कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। देखिए भाई, अंडर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी इट वाज सेट procure essential consumer commodity in bulk from various wholesalers and manufacturer to supply the same at reasonable price to public and its member। ये सोसाइटी क्या करती है? होलसेलर कंज्यूमर कमोडिटी, सॉरी कॉस्मेटिक का नहीं, कंज्यूमर कमोडिटी, जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो खरीदती है
अपने यहाँ उनको कंज्यूमर को सेल आउट कर देती है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट द एबव केस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोसाइटी बीइंग डिस्क्राइब। अब देखो ये क्या करती है कंपनी, ये सोसाइटी कौन सी, 6 कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पड़ी, वो लोन देने का काम करती है, इसमें लोन दे नहीं रहा। इसमें हाउसिंग वाली पड़ी, इसमें हाउस ही नहीं है। इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी नहीं है। इसमें प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कंज्यूमर की है कि नहीं है। देखो हमने तकरीबन 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी। पहली कंज्यूमर पढ़ी, कंज्यूमर के लिए ये सोसाइटी क्या करती है, कंज्यूमर्स को अच्छी रेट पर, रीजनेबल प्राइस पर सामान प्रोवाइड कराती है, सस्ती रेटों पर। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी थी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का तो कोई मतलब है नहीं। इसमें देखो 2 तरह की हो सकती है, एक तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, मार्केटिंग क्यों, हम प्रोड्यूसर से उनका सामान खरीदते हैं और कंज्यूमर को सेल आउट कर देते हैं, इसलिए मार्केटिंग हो सकती है। सेकंड नंबर पर कंज्यूमर होती है, क्योंकि इसने वर्ड दे दिया रीजनेबल प्राइस टू पब्लिक एंड इट्स मेंबर, तो इससे पता लगता है कि ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और ये जो लाइन दे रखी है इसने सेकंड नंबर पे, एसेंशियल कंज्यूमर कमोडिटी इन बल्क फ्रॉम वेरियस होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो ये इससे हमको पता लगता है कि ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बट इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे हम, दोनों में से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सब कौन सी है, तो हम पता लगाएंगे कौन सी है। देखो सेकंड लाइन हम पढ़ेंगे, इट वॉज सेट टू, क्यों इसको सेट किया गया, टू प्रोक्योर एसेंशियल कंज्यूमर कमोडिटी इन बल्क फ्रॉम वेरियस होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ तक पढ़ते हैं तो लगता है कि ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट इसमें आगे लिखा हुआ है टू सप्लाई द सेम एट रीजनेबल प्राइस पब्लिक एंड इट्स मेंबर। ये कह रहा है कि ये जो सोसाइटी है ये एसेंशियल गुड्स खरीदती है होलसेलर से और मैन्युफैक्चरर से। क्यों खरीदती है, कंज्यूमर को सही रेट पर प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसका मेन मोटिव हो गया कंज्यूमर, हो गई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के देखो इसके हमने जब बात पढ़ा था तो हमने स्पेशली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था कि इसके कौन कौन से तीन फीचर्स होते हैं। इसके 4-6 फीचर्स हमने, इसके तकरीबन 3 फीचर ही हमने पढ़े थे। पहला पढ़ा था कि एंश्योर स्टडी सप्लाई टू एसेंशियल गुड्स। ठीक है, एंश्योर करेंगे कि गुड्स की, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई को हम क्या करें, रेगुलर करें। सेकंड नंबर पे सही प्राइस पर करें, और थर्ड नंबर पे बेस्ट क्वालिटी का करें। ठीक है ना, हमने इसके 3 एसेंशियल पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था कि रेगुलर सप्लाई करें गुड्स की, सेकंड पढ़ा था अच्छी क्वालिटी का सामान की सप्लाई करें, थर्ड पढ़ा था सही रेट पर, रीजनेबल प्राइस पर करें। तो इससे हमको पता लगता है ये कैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एक्टिविटी ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी के लिए अच्छी होती है, जो बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट हैज़ एडवांटेज टू अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। ये अट्रैक्ट करती है बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल को पब्लिक से। देखो कंपनी चलती कैसे है, कंपनी पब्लिक से ही पैसा लेती है, उस पैसे से बिजनेस करती है और उससे जो प्रॉफिट होता है पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस पैसे को किस फॉर्म में लिया जाता है, शेयर्स के फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है ना, 12th क्लास में आप पढ़ोगे शेयर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, इसको शेयर्स के फॉर्मेट में लिया जाता है। विद एडिक्यूट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय trained and experienced manager to run the business activity efficiently। तो ये क्या होता है, विद एडिक्वेट कैपिटल, हम पर्याप्त मात्रा में जो कैपिटल ले रहे हैं इससे हम अच्छे एम्प्लॉय, ट्रेंड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय और मैनेजर्स को एम्प्लॉय कर पाते हैं, और इससे हमारा बिजनेस कैसा चलता है, एफिशिएंटली रन करता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत बड़े जो बिजनेस होते हैं उन बिजनेसेस में पैसा कौन लगाती है, पब्लिक पैसा लगाती है। उस पब्लिक से क्या करता है, उस पैसे, बहुत सारा जो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हायर करती है और वो बिजनेस को बहुत एफिशिएंटली चलाते हैं। ये होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, फर्स्ट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी का सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है वो होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसका एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स से अलग होता है। ठीक है, मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी के मेंबर्स चेंज हो सकते हैं पर कंपनी चेंज नहीं होती, ना कंपनी खत्म होती है। ठीक है ना, ये होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। एक कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी
एक कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इट्स ओन नेम, कंपनी अपना बिजनेस अपने नाम से चला सकती है। इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से एसेट को खरीद सकती है, बेच सकती है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, वो आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से। द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअली, इसके मेंबर्स और ये अलग अलग होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी डज नॉट हैव ए फिजिकल बॉडी लाइक नेचुरल ह्यूमन बीइंग, कंपनी एक पर्सन तो होती है पर आर्टिफिशियल होती है, इंसान की तरह उसका कोई शरीर नहीं होता। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से क्रिएट होता है। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रेस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, इसका जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, कंपनी को जो चलाता है, कौन चलाता है? इलेक्टेड मेंबर्स मिलके एक मैनेजिंग डायरेक्टर कमेटी को चूज करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कमेटी इस कंपनी को चलाती है, इसको बोलते हैं एमडी। डायरेक्टर्स एमडी को चूज करते हैं, एमडी चेयरमैन को चूज करते हैं, ठीक है। नोन एज डायरेक्टर ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी, जबकि इस कंपनी को चलाते तो डायरेक्टर्स हैं, बट कंपनी बिजनेस जो करती है वो अपने नाम से करती है। हर कंपनी का एक नाम होता है, जैसे रिलायंस का बिजनेस रिलायंस के नाम से होता है, चलाता कौन है? मुकेश अंबानी, पर मुकेश अंबानी के नाम से नहीं चलती कंपनी चलती है अपने नाम से, उसका नाम है रिलायंस, ठीक है। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन, कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस एक्ट में होता है? इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 से 1956 गलत लिखा हुआ है, ये पुराना कानून था, अब ये चेंज हो गया 2013, तो आप इसको लिखेंगे इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर ए कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसको हम एक लीगल टर्म में इसका नाम होता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को रजिस्टर्ड कराने को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना। कंपनी को जो रजिस्टर्ड करवाया जाता है वो कराया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है परपेचुअल ससेक्शन, एक कंपनी हैज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, कंपनियों का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होता है मेंबर्स से, मतलब एग्जिस्टेंस इनका अलग होता है, मेंबर्स का अलग होता है। एक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन बी एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, कंपनी का निर्माण भी लॉ से होता है और ये बंद खत्म भी किससे होगी? कानून से ही होगी, और किसी तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, किसी भी मेंबर्स की इनकैपेसिटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी के कंपनी के एग्जिस्टेंस पर, कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। मेंबर मे कम एंड मेंबर्स मे गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। कंपनी के मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द लाइफ ऑफ कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ बाइंड अप, कंपनी को केवल लीगल प्रोसीजर से ही बंद किया जा सकता है, कानूनी तरीकों से ही बंद किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है कॉमन सील। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब बिजनेस जो चलता है, कंपनी जो अपना वर्क करती है, कोई भी पेपर जो साइन किया करता है, कंपनी का अधिकारी कंपनी का ऑफिसर पेपर को साइन करते हैं, बट जब तक उस पर कंपनी की मोहर नहीं होगी, सील नहीं होगी, उस पर कोई स्टैंप नहीं होगी, तब तक नहीं माना जाएगा कि वो साइन कंपनी के द्वारा किए गए। अधिकारी के साइनों की, ऑफिसर्स के साइनों की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस पर कंपनी के नाम की मोहर या सील या स्टैंप नहीं लगी हो, ठीक है। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके हाथ पैर तो होते नहीं, तो वो साइन नहीं कर सकती। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर कॉमन सील, इसलिए एक सील की आवश्यकता होती है विद द नेम एनगर्ड ऑन इट, जिस पर उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर कैरीड थ्रू ए ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनी की सारी एक्टिविटी को पीपल्स का एक ग्रुप चलाता है, जिसमें अधिकारी होते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन होता है, जिसमें एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। anyone acting on behalf of the company can use common seal in place of signature of company, जो व्यक्ति कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है, कोई वर्क एक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो इस जगह पे काम क्या लगाएगा? कंपनी की सील लगाएगा। ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग एनी डॉक्यूमेंट यूज
common seal in place of signature of the company to be bind the company. Any document which does not bear the common seal of company is not बाइंडिंग ऑन द कंपनी। देखो अगर किसी अधिकारी ने केवल साइन कर दी है नहीं होगी, जबकि अगर किसी पेपर पर कंपनी की सील लगी हुई है, सिग्नेचर भी है कंपनी के अधिकारी के, तो ये माना जाएगा वो वर्क कंपनी ने किया है और कंपनी इसके लिए बाइंडिंग होगी। इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य है, कंपनी को वो वर्क पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स की हस्तांतरणीयता। ठीक है, शेयर्स को इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। मानो मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूं तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकता हूं वो शेयर। ठीक है ना, इसको होते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। द शेयर ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर। ए शेयर होल्डर इज फ्री टू विदड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग इज शेयर। द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफर्ड। देखो कंपनियां काफ़ी टाइप्स की होती हैं, बेसिकली मैं बात करूं 2 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को कोई भी पर्सन कभी भी खरीद सकता है और कभी भी बेच सकता है। खरीद लेगा तो मेंबरशिप मिल जाएगी और सेल कर देगा तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए वो बिल्कुल फ्री है। बट अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूं, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को ईजिली ना तो खरीदा जा सकता है, ना तो परचेज किया जा सकता है, ना तो सब्सक्राइब किया जा सकता है, ना ही उसको सेल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट थे हमारे सारे के सारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स थे। ठीक है ना, ये होता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ये क्या होता है सर? द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। These shareholders elect their representative who are called directors of the company. The directors manage and control the activity of company by appointing professional expert. Separation of ownership and control। देखो इस कंपनी के जो शेयर खरीदता है, जो परचेज करता है, वो सब जो भी लोग शेयर खरीदेंगे वो सब ऑनर होते हैं कंपनी के। और ये बहुत सारे लोग मिलके, ऑनर्स लोग मिलके इलेक्शन से एक कमेटी में इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को जो कंपनी को चलाती हैं। कुछ लोगों को हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, और ये डायरेक्टर्स रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कंपनी चलाने के लिए, कंपनी को चलाते हैं और कंपनी चलाने के लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं डायरेक्टर्स को। तो मान के चलो किसी कंपनी में 1 लाख लोग मेंबर हैं, तो 1 लाख लोग मिलकर कंपनी नहीं चला सकते। वो 1 लाख लोग मिलके कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं कंपनी चलाने के लिए, वो लोग कहलाते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है ना, और डायरेक्टर्स भी अकेले कंपनी नहीं चला सकते, तो डायरेक्टर्स एम्प्लॉय हायर करते हैं कंपनी चलाने के लिए एक्सपर्ट्स लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी काफ़ी टाइम तक हमने पढ़ लिया, काफ़ी बार पढ़ लिया। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज परचेज 1000 शेयर ऑफ वैल्यू 10 ईच, देन इस लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू 10,000 ओनली। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कंपनी के केस में कंपनी के किसी भी मेंबर ने जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं वो उतना ही रुपए लगाने के लिए लायबिल है बिजनेस में। जैसे कि किसी पर्सन ने 1000 शेयर परचेज करे 10 के अकॉर्डिंग, तो 10 के अकॉर्डिंग 1000 के जो शेयर हमने परचेज किए वो 1000 शेयर 10 के अकॉर्डिंग कितने हो गए? 10,000 के। तो 10,000 रुपये ही देगा वो मेंबर, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर?